इस केस की जड़ें जुड़ी हैं बिहार के चंपारण जिले के एक छोटे से गांव तिनकोड़ी से। एक ऐसा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जहां एक नाम था जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका था। कामेश्वर सैनी। लोग उन्हें नेताजी कहते थे। पॉलिटिक्स में पकड़, सोशल लाइफ में इज्जत और इलाके में ऐसा दबदबा कि उनकी बात को लोग आखिरी फैसला मानते थे। लेकिन 21 नवंबर 2025 की सुबह यही नाम एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गया। सुबह के करीब 6 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कामेश्वर सैनी नींद से उठते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हर दिन होता है। वो टॉयलेट जाते हैं, फिर बाहर निकलकर हाथ मुंह धोने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक अनजान सी बेचैनी, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। लेकिन वो इस फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। शायद वह सोचते हैं कि यह उनका वहम है। लेकिन अगले ही पल वो वहम हकीकत में बदल जाता है। एक परछाई जो पहले दूर थी, अचानक उनके सामने खड़ी हो जाती है। और इससे पहले कि कामेश्वर कुछ समझ पाते, कुछ बोल पाते, वो शख्स उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। 1 सेकंड का भी मौका नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई चेतावनी नहीं। और फिर अचानक धाएं 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 लगातार गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। एक के बाद एक टोटल 6 राउंड फायरिंग। 4 गोलियां सीधा उनके सिर को चीर देती हैं, एक गोली उनके सीने को छलनी कर देती है और एक गोली हवा में निकल जाती है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि कामेश्वर को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। उनका शरीर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है और हमलावर बिना 1 सेकंड गंवाए वहां से फरार हो जाता है। कुछ सेकंड पहले जो इंसान जिंदा था, अब वो सिर्फ एक लाश बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि अंदर सो रही उनकी मां की नींद टूट जाती है। वो घबराकर उठती हैं, समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती हैं, उनके कदम वहीं थम जाते हैं। उनकी आंखों के सामने उनका 50 साल का बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। एक मां के लिए इससे बड़ा नाइटमेयर शायद कुछ नहीं हो सकता। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती हैं। मेरे बेटे को मार दिया, किसी ने मेरे कामेश्वर को मार दिया। उस सन्नाटे भरी सुबह में उनकी आवाज हर घर तक पहुंचती है और धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं। कोई दौड़ते हुए आता है, कोई घबराकर पूछता है क्या हुआ। लेकिन जैसे ही सबकी नजर कामेश्वर के शरीर पर पड़ती है, सबकी रूह कांप जाती है। लोग हिम्मत करके उनके पास जाते हैं। कोई नब्ज चेक करता है, कोई सांस। लेकिन सच्चाई बहुत क्रूर थी। कामेश्वर सैनी अब इस दुनिया में नहीं थे। हमलावरों ने कोई चांस ही नहीं छोड़ा था। सिर और सीने पर लगातार फायरिंग। मतलब साफ था, ये कोई गुस्से में किया गया मर्डर नहीं था। ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन था। एक ऐसा हमला जिसमें सिर्फ एक ही मकसद था, मौत। अब पूरे गांव में डर का माहौल फैल चुका था, क्योंकि अगर इतना बड़ा और ताकतवर इंसान भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा। इसी बीच पुलिस को सूचना दी जाती है और बिना देर किए कुछ ही मिनटों में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। चारों तरफ बैरिकेडिंग, लोगों से पूछताछ, हर एंगल से जांच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। आखिर वो शख्स कौन था? क्या यह किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा था, या फिर पॉलिटिक्स की अंदरूनी रंजिश, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिसे कामेश्वर सैनी उजागर करने वाले थे? जैसे जैसे यह खबर फैलती है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, न्यूज चैनल्स इस केस को ब्रेकिंग बना देते हैं। हर जगह सिर्फ एक ही नाम, कामेश्वर सैनी। लेकिन जितनी तेजी से यह केस सुर्खियों में आया, उतनी ही तेजी से एक रहस्य बनता चला गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये कोई साधारण मर्डर नहीं था, ये एक ओपन चैलेंज था सिस्टम के लिए। और यही वजह थी कि देखते ही देखते ये केस एक हाई प्रोफाइल वायरल केस में बदल गया। हर जगह बस एक ही चर्चा, अगर एक नेता अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान की क्या औकात। सोशल मीडिया पर गुस्सा था,
न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स चल रही थीं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां भी लगातार प्रेशर बना रही थीं। पुलिस पर सवाल उठने लगे थे, कहां है सिक्योरिटी, कैसे हुआ ये सब। और इन सब के बीच दरपा थाना पुलिस के लिए ये केस अब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि एक टेस्ट बन चुका था। इस केस की कमान संभालते हैं एसडीपीओ मनीष आनंद, एक ऐसा नाम जो अपने सख्त और सटीक इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना जाता था। वो खुद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। हर एंगल से जांच शुरू होती है। जमीन पर पड़े खून के निशान, गोलियों के खोखे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, हर एक डिटेल को माइक्रो लेवल पर एनालाइज किया जाता है। आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन हर सवाल के जवाब में बस डर और सन्नाटा मिलता है। और तभी जांच के दौरान एक ऐसा खुलासा होता है जो पूरे केस की दिशा बदल देता है। पुलिस को पता चलता है कि कामेश्वर सैनी सिर्फ एक सम्मानित नेता ही नहीं थे, बल्कि उनका एक डार्क साइड भी था, एक ऐसा अतीत जो कई लोगों के लिए खौफ की वजह रहा था। जब पुलिस रिकॉर्ड खंगालती है तो सामने आता है कि कामेश्वर पर एक दो नहीं बल्कि कई थानों में केस दर्ज थे, अलग अलग तरह के आरोप जो ये बताते हैं कि वो एक वायलेंट नेचर के इंसान थे और उनकी दुश्मनी की लिस्ट काफी लंबी थी। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। एक ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है और जिसकी पर्सनल राइवलरी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में दुश्मन बनना कोई बड़ी बात नहीं। पुलिस के दिमाग में अब एक थ्योरी बनती है, ये मर्डर शायद किसी पुरानी दुश्मनी का रिजल्ट है। कोई ऐसा इंसान जो सही मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, वो दुश्मन कौन था? क्योंकि दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि हर किसी पर शक करना भी मुश्किल हो रहा था। और यहीं से ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता चला गया। लेकिन पुलिस रुकने वाली नहीं थी। केस को तेजी से सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को एक्टिव किया गया और एक स्पेशल एसआईटी टीम का गठन किया गया। अब हर टीम अपने अपने तरीके से सुराग ढूंढने में जुट गई। और तभी इस केस में एंट्री होती है एक ऐसे साइलेंट विटनेस की जिसने बिना कुछ बोले सब कुछ कह दिया, डॉग स्क्वाड। जैसे ही डॉग्स को मौका ए वारदात पर लाया गया, उन्होंने सबसे पहले उस जगह को सूंघा जहां कामेश्वर की बॉडी पड़ी थी। कुछ देर तक वो इधर उधर घूमते रहे, जैसे कोई पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हों। और फिर अचानक एक डॉग तेजी से दौड़ता है, सीधे उस जगह से निकलकर थोड़ी दूरी पर बने एक घर की तरफ। पुलिस भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है, क्योंकि डॉग्स यूं ही किसी दिशा में नहीं जाते, वो हमेशा किसी स्मेल या क्लू को फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस उस घर तक पहुंचती है, वहां जो पता चलता है वो खुद पुलिस को भी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो घर किसी और का नहीं, खुद कामेश्वर सैनी का ही था। यानी जिस घर में उनका मर्डर हुआ वो भी उनका, और जहां डॉग स्क्वाड पहुंचा वो भी उनका। दो घर, एक नया, एक पुराना। और कामेश्वर कभी भी किसी भी घर में सो जाया करते थे। अब यहां तक तो सब समझ में आ गया, लेकिन जो समझ में नहीं आ रहा था वो ये था कि डॉग स्क्वाड आखिर बार बार उसी दूसरे घर की तरफ क्यों जा रहा था? क्या कातिल वहां से आया था, या फिर वहां कुछ ऐसा छुपा था जो इस केस की पूरी सच्चाई को उजागर कर सकता था? ऐसे तमाम सवालों के बीच पुलिस ने घर की छानबीन की, आसपास के लोगों से पूछताछ की, हर एक एंगल को खंगाला, लेकिन हाथ कुछ भी ठोस नहीं लगा। जैसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई सामने होते हुए भी छुपाई जा रही हो। अब पुलिस के सामने इस मर्डर के पीछे तीन बड़े मोटिव्स थे। पहला, कामेश्वर का क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसने ये शक पैदा किया कि कहीं पुराने अपराधों से जुड़े लोगों ने बदला तो नहीं लिया। दूसरा, पॉलिटिक्स, जहां दुश्मनी अक्सर इतनी गहरी होती है कि लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। और तीसरा, आसपास के लोगों से मनमुटाव, क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक दुश्मन वही निकलता है जो सबसे करीब होता है। यानी तीनों ही रास्ते बाहरी दुश्मनी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन इनमें से असली सच कौन सा था, ये अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ था। पुलिस ने इन्हीं तीन थ्योरी को आधार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और सबसे पहले गांव में लगे हर एक सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। गली गली, मोड़ मोड़, यहां तक कि गांव के बाहर के रास्तों के फुटेज भी बारीकी से चेक किए गए, ताकि कोई छोटा सा भी क्लू हाथ लग सके। पुलिस हर फ्रेम को स्लो मोशन में देखकर एनालाइज कर रही थी,
ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो जाए। इसी दौरान जब घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो कुछ आई विटनेस सामने आए और उन्होंने जो बताया उसने केस को और भी पेचीदा बना दिया। उनके मुताबिक उस सुबह टोटल 6 लोग इस वारदात में शामिल थे, जिनमें से 3 बाइक पर थे और 3 सीधे पैदल घर के अंदर घुसे थे। यानी ये कोई अकेले आदमी का काम नहीं था, ये एक प्लान्ड गैंग ऑपरेशन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था, ये लोग आखिर थे कौन? क्योंकि किसी ने भी उनका चेहरा साफ साफ नहीं देखा था। और यहीं से पुलिस के लिए ये केस और ज्यादा मुश्किल हो गया। पुलिस खुद ही उन 6 लोगों की तलाश में जुट जाती है, जगह जगह दबिश दी जाती है, संदिग्ध लोगों को उठाया जाता है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद कोई भी मजबूत लीड सामने नहीं आती, जैसे कातिल हवा में गायब हो गए हों। लेकिन पुलिस हार मानने वालों में से नहीं थी। एक तरफ बाहरी जांच जारी थी तो दूसरी तरफ घर के अंदर के लोगों से भी गहराई से पूछताछ शुरू की गई, क्योंकि कई बार सच बाहर नहीं, घर के अंदर छुपा होता है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि कामेश्वर के 4 भाई बहन हैं। उनकी पहली पत्नी का निधन साल 2010 में हो चुका था, एक गंभीर बीमारी के चलते। काफी इलाज हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन आखिरकार वो अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़कर दुनिया से चली गईं। उस वक्त बड़ा बेटा सावन सिर्फ 5 साल का था और छोटा बेटा संजीव महज 1 साल का। वक्त बीता, 2025 आते सावन 20 साल का हो चुका था और संजीव 16 साल का। अब इन दोनों बच्चों और पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी एक महिला के कंधों पर, जिसका नाम था सोनी निषाद, जो सिर्फ उनकी सौतेली मां ही नहीं बल्कि उनकी मौसी भी थी, क्योंकि कामेश्वर ने साल 2014 में अपनी ही साली से शादी कर ली थी। उम्र में काफी अंतर था, लेकिन बच्चों की परवरिश और घर को संभालने के लिए ये रिश्ता बना और सोनी ने भी इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया। इतना ही नहीं, उसका खुद का भी एक बेटा था, 10 साल का समर निषाद। यानी घर के अंदर रिश्तों का एक कॉम्प्लिकेटेड जाल था जिसे समझना आसान नहीं था। शुरू में पुलिस को भी ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब बैकग्राउंड समझ में आया तो मामला नॉर्मल लगने लगा। लेकिन तभी एक छोटा सा इनपुट पूरे केस का रुख मोड़ देता है। एक पड़ोसी पुलिस के पास आता है और धीरे से कहता है, अगर क्लू चाहिए तो घर के अंदर ही मिलेगा, खासकर सोनी और सावन से। ये सुनते ही पुलिस का शक गहरा जाता है, क्योंकि अब तक वो सिर्फ बाहरी दुश्मनों को देख रही थी, लेकिन अब शक की सुई घर के अंदर घूमने लगी थी। पुलिस ने बिना देर किए अपनी रणनीति बदली और बाहरी जांच के साथ साथ अंदरूनी जांच को भी तेज कर दिया। सावन और सोनी के हाव भाव पर नजर रखी जाने लगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जवाब, उनकी आंखों का डर, सब कुछ नोटिस किया गया और धीरे धीरे पुलिस को उनके व्यवहार में कुछ गड़बड़ी महसूस होने लगी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों, जैसे सच उनके अंदर दबा हुआ हो। और फिर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया, दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ शुरू हुई, सवाल पर सवाल, एक के बाद एक। लेकिन जैसे जैसे सवाल गहरे होते गए, वैसे वैसे दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा, उनकी आवाज कांपने लगी। शुरुआत में सोनी और सावन ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती के आगे दोनों टूट गए और जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। दरअसल दोनों के बीच 2022 से अवैध संबंध चल रहा था। कामेश्वर की पॉलिटिकल बिजी लाइफ की वजह से सोनी खुद को अकेला महसूस करती थी और सावन के करीब आती गई। ये रिश्ता लंबे समय तक छुपा रहा, लेकिन 15 नवंबर 2025 को कामेश्वर ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद घर में बवाल मच गया और बाप बेटे के रिश्ते में जहर घुल गया। इसके बाद सोनी और सावन ने मिलकर कामेश्वर को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उन्होंने गांव के 3 लोगों, विकास, मुन्नू और शैलेश को शामिल किया और अभिमन्यु से हथियार मंगवाए। 21 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे सभी आरोपी घर के बाहर पहुंचे और जैसे ही कामेश्वर बाहर निकले, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस मर्डर में खुद बेटा सावन शामिल था और सोनी भी सब कुछ देख रही थी। जब यह सच सामने आया तो पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक ऐसा केस जिसमें दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं
बल्कि अपना ही परिवार निकला। अब फैसला अदालत के हाथ में है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।